तो अभी तक हमने पढ़ी आइडियल गैस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल गैस, है ना। रियल गैस, जो आइडियल गैस मानी गई थी उसमें 2 पॉइंट माने गए थे। एक तो ये कि मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्पेस होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर होता है ना। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल के थ्रू ऑक्युपाइड जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। अगर कोई 1 लीटर का कंटेनर है तो उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का भी तो कुछ कंबाइंड वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। आइडियल गैस में एक तो ये केस माना जाता है। दूसरा ये कि जो आइडियल गैस होती है उसके गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ना तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना रिपल्सिव फोर्स होता है, न्यूट्रल रहते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ये 2 चीज़ें हमने मानी थी। ये दोनों चीज़ें रियल गैस के केस में सही साबित नहीं होती। इसी की वजह से फिर हमें जो आइडियल गैस इक्वेशन P=nRT उसमें कुछ करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद एक नई इक्वेशन का जन्म होता है। उस इक्वेशन को बोलते हैं वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, है ना। तो लिखिए इसमें, इन द केस ऑफ आइडियल गैस in the case of ideal gas we took 2 assumptions. We took 2 assumptions which does not hold true, which does not hold true, which does not hold true for real gases, for real gases. ये थ्योरेटिकल लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना देता है, वन और मोर देन करेक्ट टाइप का, उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो कौन से 2 पॉइंट है, पहला लिखिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, for ideal gas the volume occupied by, the volume occupied by total number of molecules, total number of molecules is 0, is 0, but real gas molecules, but real gas molecules, but real gas molecules occupy some volume, but real gas molecules occupy some volume. ठीक है, पहला तो चीज ये। सेकंड लिखिए, सेकंड में ये है कि आइडियल गैस के केस में माना था कि उनमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। इंट्रैक्शन में दोनों चीजें आ जाती हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों, लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन है, उनमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। देखिए, फॉर आइडियल गैस कॉमा देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, but real gas molecules, but real gas molecules have interaction, have interaction। ठीक है, चलिए तो अब हमारा आता है वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस, वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। वान डर वाल इक्वेशन में क्या किया है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है P=nRT, उसी के अंदर करेक्शन डाले गए हैं कि भाई गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं तो ठीक है, वॉल्यूम में ये करेक्शन डाल दो। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो करेक्शन है वो डाल दो,
और फिर एक उसी में एक नई इक्वेशन बन जाएगी, वही वन डर वाल इक्वेशन है। तो लिखिए both above assumption does not hold true. Both above assumption does not hold true for real gas. Comma. So we have to do some correction. In ideal gas equation, PV equal to nRT. तो देखिए पहला करेक्शन है वॉल्यूम करेक्शन। तो वो यहाँ पे कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है, क्या वॉल्यूम होता है? आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है ना। कंटेनर अगर 2 लीटर का, तो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम 2 लीटर ही हो गया। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो V रियल है, रियल गैस के लिए जो होगा वो आपका V कंटेनर माइनस के स्मॉल v, ये आपका होगा। जहाँ पर स्मॉल v क्या हुआ? हाँ, जहाँ पर आपका स्मॉल v आपका होता है n टाइम्स ऑफ b, ये आपका होता है। जहाँ पर आपका n आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना, और b यहाँ पर है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, और B को यहाँ पर बोला जाता है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, है ना। B यहाँ पर बेसिकली है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो आपका जो V रियल है, अब मैं इसको V कंटेनर की बजाय V लिखूंगा केवल, तो आपको पता होना चाहिए कि V कंटेनर के वॉल्यूम की V माइनस के NB, ये आपका होता है। ठीक है, N यहाँ पर गैस के मोल है। अब B कैसा डिफाइन किया गया है? B किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि 2 मॉलिक्यूल किसी टाइम पर कोलाइड कर रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल हैं, स्पेरिकल माने गए हैं, है ना। चाहे वो डायटोमिक हो चाहे मोनोटोमिक हो, उसको एक स्पेरिकली वो माना हुआ है। ये जो ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई और मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड नहीं कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल की इस पैरामीटर में कोई और तीसरा या चौथा मॉलिक्यूल नहीं है। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर पूरा वॉल्यूम आएगा, है ना। ये पर्टिकुलर ये पूरा ये आएगा वॉल्यूम, है ना। ये पूरा वॉल्यूम आएगा। अगर इसकी रेडियस आपकी r है एटम की, तो इस पूरे की रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? 2r हो जाएगी, है ना। ये आपकी हो जाएगी 2r। तो यहाँ पर वो कहता है कि एवरेज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल, जिसे वो बोलेगा B स्टार। B है 1 मोल गैस के वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। यहाँ पे एक नया वो बनाया है कांस्टेंट B स्टार, जो एवरेज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल है, B स्टार, है ना। वो कहता है कि ये जो टोटल वॉल्यूम है, इसमें आप इस पूरे वॉल्यूम में बड़े वाले स्पेयर में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? 2। तो उस बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम डिवाइड बाय 2 करिए, उससे जो वॉल्यूम आ रहा है वो 1 मॉलिक्यूल के थ्रू ऑक्युपाइड एवरेज वॉल्यूम माना जाएगा। तो देखिए 4/3 पाई 2r का क्यूब डिवाइड बाय 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका माना जाएगा। ठीक है, अब B क्या होगा? B जो होगा वो आपका होगा B स्टार इंटू Na। ठीक है,
वहीं अगर आप बी देखो तो ये जो बी स्टार है, जो बी स्टार है वो एक मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम और उसका 4 गुना, ये किस में पे निकल के आता है। ठीक है, ये यहाँ पर माना गया है। ये कैसे माना गया है, किस तरीके से इसे समझें। यहाँ पे वो कहता है कि मान लो एक आदमी है, उसके खड़े होने के लिए 1 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, है ना। मान लो ये जो टाइल है ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर की है, तो एक आदमी को अगर खड़ा होना है ऐसे ठीक ठाक, सांस आ सके, मतलब आराम से फील कर सके, तो उसे 1 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। एक पार्क है जो 10,000 मीटर स्क्वायर का है। कितने स्क्वायर मीटर का है? 10,000 का है। अगर उस पार्क में 10,000 लोग आ जाएं तो क्या वो पार्क जॉगिंग करने लायक रहेगा? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में आदमी केवल खड़ा हो सकता है, ऐसे भाग नहीं सकता। भागने के लिए तो उसे आगे पीछे साइड में कुछ स्पेस चाहिए ना। तो ऑन एन एवरेज आप अगर देखें तो एक आदमी के भागने के लिए 2 मीटर इंटू 2 मीटर चाहिए। भाई ऐसे भाग रहा है ऐसे, तो कुछ जगह चाहिए, कुछ जगह चाहिए, तभी सब बोलेंगे ना पार्क है, पार्क में घूम का आया। अगर उस पार्क में 10,000 लोग आ जाएं तो फिर वो ये नहीं बोल सकता मैं पार्क में घूम का आया, कि पार्क में खड़ा होकर आया। ठीक है, तो इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल के लिए भी माना है कि भाई मॉलिक्यूल को मूव करना है ना, मूव करना है। तो एक चीज तो ये थी कि गैस का जो एक मॉलिक्यूल का जो एवरेज, एक मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसमें आप Na से मल्टीप्लाई कर देते, वो तो फिर वही हो जाता कि गैस के मॉलिक्यूल को आपको कोने में बैठा दिया, गैस के 1 मोल मॉलिक्यूल थे, उसमें से 1 मॉलिक्यूल को तो फ्रीडम दी तो घूम ले, और बाकी को इस कोने में बैठा दे तो चुपचाप इस कोने में रहे, ऐसा हमने कर दिया, तो वो तो सही माना नहीं जाएगा। तो ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 गुना जो है वो एक मॉलिक्यूल के थ्रू ऑक्युपाइड एवरेज वॉल्यूम माना गया है, जिससे सारे मॉलिक्यूल गैस की तरह अपना बिहेवियर दिखा सके। तो ये फाइनली आपका बन के आता है। ठीक है, तो ये बी आपका बी स्टार इंटू Na, और जो बी स्टार है वो एक मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना यहाँ पे आता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखिए ये सब हो गया। यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आएगा, यूनिट ऑफ बी क्या आएगा आपका, यूनिट ऑफ बी आएगा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय मोल आएगा, डिवाइड बाय मोल आपका आएगा, तो लीटर बाय मोल आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लीटर बाय मोल, तो ये आपका लीटर मोल इनवर्स, ये आपका आ जाएगा बी की यूनिट। ठीक है, लीटर मोल इनवर्स, इसे लिखिए। नेक्स्ट देखिए प्रेशर करेक्शन। सेकंड आपका है प्रेशर करेक्शन। ये किस तरीके से माना गया है, एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहां पर है बीच में, है ना, एक मॉलिक्यूल अभी बीच में है, तो उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ भी मॉलिक्यूल होंगे, है ना। इस तरीके से होगा। तो इस बीच वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसके चारों तरफ भी मॉलिक्यूल होंगे। ये चारों तरफ वाले मॉलिक्यूल भी इसको खींच रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। तो इस पर नेट बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, नेट फोर्स इन पे 0 हो जाएगा, है ना। तो इस बीच वाले मॉलिक्यूल पर बाकी मॉलिक्यूल की वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल दीवार से टकराने जा रहा होगा तब एक साइड के जो मॉलिक्यूल है वे यहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना। एक साइड के मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक तरीके से जो पीछे इसके मॉलिक्यूल हैं वे इसको क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे, एक तरीके से इस पर ड्रैग फोर्स लगा रहे होंगे, है ना, कि नहीं तुझे हम जाने नहीं देंगे, ऐसा हो जाएगा ना। अब वे ड्रैग फोर्स लगा रहे होंगे तो उसकी वजह से एक ड्रैग प्रेशर आ जाए, बोल देंगे हम, है ना। अगर वो नहीं होते तो टकराता तो फोर्स लगता तो प्रेशर लगता। तो उसी के हम कह सकते हैं कि ये पीछे वाले मॉलिक्यूल एक ड्रैग प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, है ना।
हाँ ना बोलिए। तो जो ड्रैग प्रेशर है, तो यहाँ पे वो कहता है कि जो ड्रैग प्रेशर है, ड्रैग प्रेशर जिसे मैं स्मॉल p कह रहा हूं, वो कहता है कि प्रोपोर्शनल टू होता है n/v के स्क्वायर के। n छोटा n लेना है, सॉरी, है ना, n/v के स्क्वायर के। n/v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो n/v, अरे देख रहे हो, दिमाग इतना वो हो जाता है अलग जगह पे। n/v के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर n/v क्या हो जाएगा, n/v हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। n/v बेसिकली क्या हो जाएगा, पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम इसे ये बोल सकते हैं इसे, है ना। n/v को नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम इसे बोल सकते हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स बोल लो, हमें उससे अब कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये है, वो कहता है ये इस तरीके से होता है। अब हमें ये जानने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि ये n/v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्यों है, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये कुछ इस तरीके से है कि ये आपका जो p है ये प्रोपोर्शनल टू है n/v इंटू n/v इंटू n/v। ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। कैसे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, n/v की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहे होते और उतना ही ज़्यादा प्रेशर में फिर ये डिप आ रहा होता। पहली चीज़ तो ये, जितना n/v होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल इसको पीछे से खींच रहे होंगे और उतना ही ज़्यादा डिप आएगा। तो इस तरीके से ये n/v इंटू n/v एक तरीके से क्रिएट होता है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये है मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है। मोर कोलिजन पर यूनिट टाइम, मोर कोलिजन पर यूनिट टाइम, ठीक है। मोर ड्रैग प्रेशर, ये इस तरीके से आएगा। दूसरा n/v क्या कहता है, दूसरा n/v कहता है मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम more the molecules attracting it from behind, more the number of molecules attracting it from behind, more drag pressure। तो इसलिए वो कहता है कि हमने ये 2 बार लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका आ गया कि P प्रोपोर्शनल टू n/v का स्क्वायर, ये आपका आएगा। प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर हम हटाएंगे तो देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, तो P इक्वल्स टू A इंटू n/v का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। जहाँ पर A क्या बोला जाएगा, ए यहाँ पर बोला जाएगा प्रेशर करेक्शन फैक्टर, है ना। ए यहाँ पर आपका बोला जाएगा प्रेशर करेक्शन फैक्टर, ये यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक। चलिए इतना लिखिए पहले। यूनिट ऑफ ये रहेगी यूनिट ऑफ ए
यूनिट ऑफ ए। तो अगर आप यूनिट ऑफ देखें तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी क्या बन जाएगी, तो P इंटू वी बाई एन का स्क्वायर, ये बन जाएगा ये ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ P इंटू यूनिट ऑफ V डिवाइड बाय यूनिट ऑफ एन और उसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल की पावर -2, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक लिख लेना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपके पास है। मल्टीप्लाई वगैरह हम करेंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिलेगा, PV माइनस के PB प्लस के A अपॉन V माइनस के AB इक्वल्स टू RT है AB अपॉन वी स्क्वायर, हाँ AB अपॉन वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर एलसीएम जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, P V की पावर 3 माइनस के PB वी स्क्वायर प्लस के A V माइनस के AB इक्वल्स टू वी स्क्वायर RT, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर क्या चीज़ है, वेरिएबल। यहाँ पर जो है V में एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी V की पावर 3 माइनस के वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर B प्लस आर टी बाय P, ठीक है। ये देख लेना, इधर ले आए हैं, इधर लेके आए, P से फिर डिवाइड किया, है ना, प्लस आपका V और ब्रैकेट में आपका A बाय P, है ना, और माइनस के AB बाय P इक्वल्स टू 0, 1 मोल गैस के लिए। ये क्या है, एक V में क्यूब रूट की इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर फॉर ए रियल गैस एट ए particular T and P, this equation has 3 रूट्स, 3 रूट आएंगे, 3 रूट्स, है ना, ऑफ V लिखा जाएगा, 3 रूट्स ऑफ V आएंगे। तो क्या इस टेम्परेचर ऑफ उस पर 3 वॉल्यूम आएंगे कि भाई टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है आपका 2 atm। अब कितना वॉल्यूम हो सकता है, 5 लीटर पे भी हो जाएगा, सब सेटिस्फाई हो रही है। 5 लीटर कर लो, चाहे 17 लीटर कर लो, चाहे 2 लीटर कर लो, ऐसा। तो रियल गैस ऐसे दिखाएगी कि या देखता है तो मेरा 1 लीटर कर, या 5 कर, या 17 कर, ऐसा वो मानेगी गैस। तो इसके जो 3 रूट आएंगे, क्या तीनों रियल आएंगे? अब बताइए तो क्या आएगा, 1 रियल, है ना, 3 रूट्स आएंगे इसके, 3 रूट्स, 1 रियल और बाकी 2 इमेजिनरी, 2 आपके इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ये आपका बनेगा, बताता है सिग्निफिकेंस ऑफ ए। ए बेसिकली क्या बताता है, ए गैस के मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स को बताता है।
ए की वैल्यू जितनी बड़ी होगी एट्रैक्टिव फोर्स उतने ही ज़्यादा होंगे, ड्रैग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही कम प्रेशर दिखाएगी। आइडियल गैस दिखा रही है 2 एटीएम, ए की वैल्यू जितनी बड़ी होती जल जाएगी, रियल गैस 2 एटीएम से उतना ही कम प्रेशर दिखाएगी, 1.9, 1.8, 1.7, 1.5 ऐसे। ठीक है, लिखिए द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए the value of constant A gives the idea of magnitude of attractive forces between the molecules of the gas. Between the gas, है ना, full stop. Larger the value of A, comma, greater the intermolecular attraction between molecule, comma, greater the drag pressure, और comma, lesser the P real. क्या किसी गैस को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें ए की वैल्यू दूसरी गैस से ज़्यादा होगी या कम होगी? हाँ, किन्हीं दो गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, कौन से अट्रैक्टिव फोर्स होंगे? दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कौन से अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं? नहीं, वैन डर वाल्स फोर्स होंगे भाई। दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होंगे, और वैन डर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है? साइज पे और मोलिकुलर वेट पे। ग्रेटर द मोलिकुलर वेट ग्रेटर द वैन डर वाल्स फोर्स। अगर मोलिकुलर वेट सेम है तो ग्रेटर द साइज ग्रेटर द वैन डर वाल्स फोर्स। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। पहला लिखिए वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस इसमें लिखिए ग्रेटर द मोलिकुलर वेट ग्रेटर द ए, ग्रेटर द मोलिकुलर वेट ग्रेटर द ए, कॉमा, फॉर सेम मोलिकुलर वेट ग्रेटर द सरफेस एरिया, कॉमा, ग्रेटर द ए। ठीक है, O2 गैस और HCl गैस दोनों में किसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी? O2 गैस और HCl गैस दोनों में किसके लिए ज्यादा होगी बताइए? हाँ, O2 का मास ज्यादा नहीं है HCl से। चलो HF का मान लो। HF में डाइपोल नहीं बनेगा? वैन डर वाल्स फोर्स के आगे फिर डाइपोल अट्रैक्शन नहीं देखोगे? दो HF के गैस के मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा है? पूरी दुनिया वैन डर वाल्स पर खत्म हो जाती है, उसके आगे डाइपोल फोर्स होते हैं, उसके आगे और भी फोर्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए डाइपोल फोर्सेस।
डायपोल डायपोल फोर्सेस ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइक इन HF HCl एटसेट्रा, HF, HCl एटसेट्रा। HF और NH3 हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस और अमोनिया गैस, इनमें किसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया गैस, इनमें किसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी? ये चल रहा है, किसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी? क्यों? उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती है तो फोर्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना। आप देखिए ना कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स बनता दिख रहा हमें। हाँ, बस गैस फेज हो, ये नहीं कि आप लिक्विड में ले जाओ उसे। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, like NH3, H2O, like NH3, H2O, like NH3, H2O। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हेडिंग डालिए, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट A and B for some gases। वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट A and B for some gases। कुछ गैसेस के लिए A और B की वैल्यू थोड़ा देखिए कितनी होती है ना। तो देखिए यहाँ पर गैस, आपके पास है गैस, यहाँ पर ए की वैल्यू है लीटर स्क्वायर ATM और पर मोल स्क्वायर। फिर आपके पास है बी की वैल्यू और लीटर पर मोल में। यहाँ पर देखिए H2 गैस है, ठीक है, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.244 और यहाँ पर है 0.0266। ठीक है, बाकी फिर मैं बताता चलता हूँ, आप लिखते चलिए। ठीक है, तो H2 गैस के लिए दोनों ही वैल्यू काफ़ी छोटी हैं, ये दोनों ही वैल्यू ये काफ़ी छोटी हैं। बी की वैल्यू छोटी है क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा है, ए की वैल्यू भी छोटी क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम है, तो वैन डर वाल फोर्स ही रहेंगे इसमें, बहुत कम है। नेक्स्ट लिखिए हीलियम, हीलियम के लिए ए की वैल्यू है 0.0341। हीलियम के लिए ए की वैल्यू है 0.0341। देखिए हीलियम के लिए घट क्यों गई इतनी? H2 से तो ज़्यादा मोलिकुलर वेट है इसमें। H2 का 2 है ना, H का 4 है। H2 के मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, 2 एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और लंडन फोर्स जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से जो डाइपोल्स बनता है वो वाले फोर्सेज हैं। हीलियम में इस तरीके का चीज़ बहुत कम हो पाएगी, है ना। ठीक है, तो उसके लिए ए की वैल्यू H2 की ज़्यादा है। ठीक, और बी की वैल्यू लिखिए इसके लिए, हीलियम के लिए 0.0237। तो वैन डर वाल फोर्स केवल मॉलिक्यूलर वेट पर नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ भी आप देखिए, अगर दोनों गैस मोनोटॉमिक होती तब मॉलिक्यूलर वेट ही होता, लेकिन एक डायटोमिक है और एक मोनोटॉमिक है, वो वाला केस भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए हीलियम का H2 से कम है ए की वैल्यू, है ना। अगला लिखिए नियोन, नियोन लिखिए, नियोन के लिए ए की वैल्यू है 0.2107 और बी की वैल्यू है 0.0171। नेक्स्ट लिखिए N2,
N2 के लिए A की वैल्यू है 1.39 और B की वैल्यू है 0.0391। 0.0391। नेक्स्ट लिखिए O2 1.36 A की वैल्यू है ना, और B की वैल्यू है 0.0318। नेक्स्ट लिखिए CO2। सर ऐसा कोई रीजन है स्पेसिफिक कौन सा? O2 पे घटने का A का? कह नहीं सकते इधर, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है और बहुत नहीं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इसमें नहीं बोल सकते। O2 का साइज N से छोटा हो गया है, मॉलिक्यूल थोड़ा सा वो हो गया है, ये सब भी चीज़ें हो सकती है। सरफेस एरिया भी तो था ना कंसंट्रेशन, है ना, और कितना घर कम हुआ है, तो उस पर कुछ लॉजिकली बहुत बड़ी कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट लिखिए CO2। CO2 का लिखिए 3.640 और B की वैल्यू 0.04267। 0.04267, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए C2H4। C2H4 A की वैल्यू है 4.47 और B की वैल्यू है 0.0571, ठीक है। अब देखिए NH3 अमोनिया है। NH3 A की वैल्यू है 4.17 और B की वैल्यू है 0.0371। एक और लिखिए H2O। H2O के लिए 5.46 और 0.0305, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर A और B की कुछ वैल्यूज हैं। B की वैल्यू क्या यहाँ पर दिखा रही है? B की वैल्यू यहाँ पर दिखा रही है कि अगर आपने CO2 का, मान लो CO2 है, CO2 का अगर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर CO2 का 1 मोल गैस है, तो उस कंटेनर में से 0.04267 लीटर ये खुद ऑक्यूपाई कर लेगी, मतलब 42 ml। 1000 ml है कंटेनर का वॉल्यूम, तो उसमें से 42 ml ये खुद ऑक्यूपाई कर लेगी। और 42 कटने के बाद कितना बचा? 968 है, 958 ml ही CO2 के आज़ाद घूमने के लिए अवेलेबल होगा। तो 1000 ml नहीं, 958 ml होगा। तो ये बता रहा है ना, समझ गए। वहीं अगर आपने 2 मोल उसमें डाल दी तो 40 दूनी 80, अब 920 ml ही अवेलेबल है। हमें बाहर से देख के लग रहा है 1000 ml इसके लिए अवेलेबल, लेकिन है उसके पास 920। इस तरीके से काम कर रही है, कुछ कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया, फ्री नहीं है वो एक तरीके से। अगला है वान डर वाल इक्वेशन एट डिफरेंट P एंड T। वान डर वाल इक्वेशन, हेडिंग डालिए वान डर वाल इक्वेशन एट डिफरेंट P एंड T, एट डिफरेंट P एंड T। तो यही वान डर वाल इक्वेशन को थोड़ा सा अजम्पशन कर दिया गया है ना। तो देखिए क्या क्या किया गया है। पहला देखिए एट वेरी लो प्रेशर, पहला है आपका एट वेरी लो प्रेशर। एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो यहाँ पे लिखा, लो नहीं लिखा है ना। एट वेरी लो प्रेशर, तो अगर वो बहुत लो कम प्रेशर है, एट वेरी लो प्रेशर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत लार्ज है। ये कह सकते हैं वॉल्यूम बहुत लार्ज है, नॉर्मल टेम्परेचर है और प्रेशर बहुत कम है, तो वॉल्यूम बहुत लार्ज है। अगर वॉल्यूम बहुत लार्ज है तो फिर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर ये जो गैस थी, जो CO2 गैस थी, वो मैं 1 लीटर में ना भर के, 1 लीटर में ये 40 ml ऑक्युपाई कर लेती ना, मैं इसे भर दूँ 100 लीटर में, तो 100 लीटर का मतलब 1 लाख लीटर
1,00,000 ml, 1,00,000 ml में से अगर 42 ml बेचारी ने ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा कि वॉल्यूम इतना लार्ज है कि यहाँ पर जो n/v है वो भी बहुत छोटा फैक्टर बन जाएगा, तो हम दोनों फैक्टर को नेगलेक्ट कर सकते हैं और वन डर वाल गैस इक्वेशन लगभग रियल आइडियल गैस इक्वेशन P = nRT को फॉलो कर रही होगी, है ना। तो अगर प्रेशर बहुत कम है तो आप वन डर वाल गैस इक्वेशन लगाइए, या आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर की वैल्यू उतनी ही आएगी लगभग 99.9%, है ना। तो लिखिए एज द प्रेशर इज वेरी लो as the pressure is very low, as the pressure is very low, as the pressure is very low, that is volume is very large, that is volume is very large, volume is very large, so molecular attraction is negligible, so molecular attraction is negligible, as well as total volume of molecules is negligible, total volume of molecule is negligible in comparison of the container's volume, ठीक है। सो हम यहाँ पर PV = nRT, ये एक आइडियल रियल गैस इक्वेशन PV = nRT आपकी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, at high temperature and low pressure, ये तो होगी कंडीशन उसके लिए गैस, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे तो रियल गैस की वाली चलेगी, रियल गैस वाली ही चलेगी, क्यों? PV = nRT। हाँ, मतलब कि टेम्परेचर हाई होता है तो जनरली प्रेशर लो होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी अगर प्रेशर लो है, इसका एक ही मतलब है कि वॉल्यूम बहुत लार्ज है। देखिए यहाँ पर वेरी लो प्रेशर है और यहाँ पर केवल लो प्रेशर है, तो अगर मैं केवल लिखता एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम से बहुत लार्ज नहीं कह सकता, लो प्रेशर पे मैं वॉल्यूम लार्ज कह सकता था बस, है ना। लेकिन हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी अगर प्रेशर लो है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्रेशर हाई रहे, लेकिन हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम बहुत ही लार्ज है, और वॉल्यूम बहुत लार्ज है तो अगेन मैं दोनों करेक्शन को नेगलेक्ट कर सकता हूँ और ये P = nRT देगी, है ना। तो लिखिए इवन द टेम्परेचर इज हाई, इवन द टेम्परेचर इज हाई, even the temperature is high, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए even the temperature is high, comma pressure is low, comma it means the volume is very large, the volume is very large, अगला है आपका एट लो और मॉडरेट प्रेशर, एट लो और मॉडरेट
लो और मॉडरेट प्रेशर। लो या मॉडरेट अगर प्रेशर है तो वॉल्यूम आपका इतना लार्ज है कि हम वॉल्यूम का करेक्शन फैक्टर अगर हटा दें तो जो हमारा फाइनली जो प्रेशर आ रहा होगा उसमें 1-8% की एरर आएगी, है ना। प्रेशर का करेक्शन फैक्टर नहीं हटा सकते क्योंकि 10 के रेस्पेक्ट में 1 को नहीं हटा सकते, है ना। तो प्रेशर वाला करेक्शन फैक्टर नहीं हटा सकते क्योंकि प्रेशर लो है। प्रेशर अगर हाई होता तो बात अलग होती, है ना। तो लिखिए वॉल्यूम इज सफिशिएंटली लार्ज टू इग्नोर द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। वॉल्यूम इज सफिशिएंटली लार्ज टू इग्नोर द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो आप ये क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, P + A n²/v² और V = nRT। ये आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट 1-8% एरर आएगी बस। सर सेकंड वाले सॉल्यूशन में हम प्रेशर वाला भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम बहुत लार्ज है। वॉल्यूम बहुत लार्ज है, फिर दोनों करेक्शन फैक्टर आपके नेग्लिजिबल हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी प्रेशर अगर लो है तो वॉल्यूम बहुत लार्ज है ना, यही मतलब है ना। अगर वॉल्यूम लार्ज है तो एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही होती है। नेक्स्ट लिखिए एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। तो अगर प्रेशर का करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 है और प्रेशर आपका 1000 atm है तो 1000 के रेस्पेक्ट में आप 1 को हटा लीजिए, है ना। तो लिखिए प्रेशर करेक्शन कैन बी इग्नोर्ड। तो P V - NB = nRT। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हो गया। और नेक्स्ट आपका है 4 H2 एंड हीलियम। H2 एंड हीलियम। H2 और हीलियम के लिए तो लिखिए यहाँ पर H2 और हीलियम के लिए जो A की वैल्यू है वो बहुत छोटी है ना। आपने देखी वैल्यू H2 और हीलियम के लिए जो A की वैल्यू है वो 0.24 0.034 इस तरीके से है ना। बाकियों की वैल्यू उससे रिलेशन में काफ़ी बड़ी है। तो लिखिए द प्रेशर करेक्शन फैक्टर A इज स्मॉल। द प्रेशर करेक्शन फैक्टर A इज स्मॉल। नियॉन की H2 से भी छोटी है। आगे कहीं पे पर जिक्र करेंगे क्योंकि इन दोनों के ही वो बोलता है, शायद नियॉन को भी हटा सकते हो। एट एज प्रेशर करेक्शन फैक्टर A इज स्मॉल सो वी कैन इग्नोर इट। सो वी कैन इग्नोर इट। तो क्या बन जाएगी आपकी P V - NB = nRT। ये आपकी ये बन जाए, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मोलिकुलर अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी कर्व। मोलिकुलर इंट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मोलिकुलर इंट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी कर्व। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर आपकी है
डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पर आपकी है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस में है तो क्या है, किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या वो सिस्टम हमें एनर्जी दे सकता है। दो मैग्नेट अगर चिपक गई हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। और कोई स्प्रिंग कंप्रेस करके रखी हुई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वे बहुत दूर है, मान लो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। इन्फाइनाइट डिस्टेंस से जब वे पास आते हैं तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव है, 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 नेगेटिव है। लेकिन जब एक बहुत पास आने लगते हैं तो दोनों एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ये चालू हो जाते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से होती है। दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग कितनी डिस्टेंस पे आप ये चीज़ देख रहे हो। तो ये इस तरीके से आपका आता है। ये आपका ऐसे आता है, ये ग्राफ, है ना। ये ग्राफ आपका ऐसे आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इस रीजन में अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो इस रीजन में, यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ पर कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं इस रीजन में, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, है ना। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, ठीक है। और इसके बाद क्या होने लगा है आपका, यहां क्या होने लगा है आपका, यहाँ पे आपके रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, है ना। इस रीजन के बाद आपके रिपल्सिव फोर्स, ये जो मिनिमा है, एक सेकेंड, डोमिनेट। ये हमने खींचा है दो गैस के मॉलिक्यूल के लिए। यही इसी टाइप का ग्राफ आता है दो एटम के लिए। और ये जो मिनिमा है, ये मिनिमा की डिस्टेंस वहां पर दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ को दिखाती है। दो एटम जब मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोई फिजिकली बंध नहीं गए हैं एक तरीके से। आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, ये जो मिनिमा है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये दैट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ बिटवीन एटम, है ना। लेकिन ये सेम ही ग्राफ आपका दो गैस के मॉलिक्यूल के लिए भी इसी तरीके का आता है, ठीक है। लिखिए इसको। सर ये जहाँ पे पॉजिटिव स्टार्ट है वहाँ पे से रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना स्टार्ट होगा। हाँ, रिपल्सन डिमोनेट हो गया है। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं डालिए। कंप्रेसिबिलिटी, वो वाला ग्राफ है इसमें, वो z equal to 1 वाला। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी एक लोहे का टुकड़ा है, सॉलिड है, आप उसे दबाते हो, है ना। मान लो इतना ऊंचा है, आप उसे दबाते तो फिर कितना नीचा हो जाता है, चेंज होता है वो। एक लीटर की पानी की बोतल है, मान लो ये है, इसमें पूरा ऊपर तक पानी भर दूँ यहाँ तक, फिर मैं बोलूँ आप इसे जोर से दबाइए, इसका वॉल्यूम कम होएगा? नहीं, लिक्विड्स भी हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं।
अभी इसमें क्या है, हवा। अब मैं इसे दबाऊं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बैलून का हो जाता है। तो ये गैसेस की प्रॉपर्टी है कि अगर उन पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वे कम वॉल्यूम में समा जाती हैं। इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आपने कंप्रेस करने की कोशिश करी तो वो कंप्रेस हो गई, इसी प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो लिखिए, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस compressibility of a gas is the ability to reduce its volume with applied pressure ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस के लिए देखिए, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो P है, वो वॉल्यूम यहाँ पे V है, पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे। अगर आप प्रेशर को P से 2P करते हो, आइडियल गैस की बात की जा रही है, अगर आप प्रेशर को P से 2P करते हो तो गैस बिना कोई शोर शराबा करे चुपचाप अपना वॉल्यूम कितना कर लेती है, 0.5 कर लेती है। ये आइडियल गैस की बिहेवियर है। प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम आधा कर लेगी, प्रेशर 4 गुना किया तो वॉल्यूम 1/4 कर लेगी। इसको बनाइए। ठीक है, चलिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहां पर कहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया गया है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो कि 300 केल्विन और एक पर्टिकुलर प्रेशर मान लो कि 1 atm पर रियल गैस जितना वॉल्यूम दिखा रही है डिवाइड बाय एक उसी तरीके से आइडियल गैस जितना वॉल्यूम दिखा रही है उसका रेशो, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला गया है। तो लिखिए इसमें, इट इज द रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, इट इज द रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू the molar volume of ideal gas at a particular P and T, at a particular P and T, ठीक है, at a particular P and T full stop, it is represented as Z, it is represented as Z। तमीज है नहीं। तो देखिए जेड, तो जेड को क्या बोलता है, जेड आपका आता है VM किसका, रियल का, डिवाइड बाय VM किसका, आइडियल का। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर को हो गया, जेड आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें ऊपर और नीचे सेम प्रेशर भी तो किया गया है, ये
ऊपर नीचे मैं P से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो P इंटू वी एम रियल डिवाइड बाय P इंटू वी एम आइडियल। ठीक है, अब यहां पर 1 मोलर के लिए बात की गई है, तो यहां पर ये P वी एम रियल और 1 मोल गैस के लिए पी वी एम आइडियल हमेशा RT के बराबर होगा, क्योंकि PV इक्वल टू RT है और N की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये RT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या निकला, 4 1 मोल गैस जेड आपका होता है P जो प्रेशर पे आप नाप रहे हो, VM रियल का 1 मोल है, ये मोल का M का मतलब मोलर डिवाइड बाय RT, ये आपका बराबर होता है। ठीक है, वहीं वो कहने लगे क्वेश्चन में वो दे दे 1 मोल ना देके 4 मोल के लिए देने लगे, 4 N मोल गैस, यही जो आपका जेड है, इस जेड को आप पी वी एम रियल डिवाइड बाय प्रेशर तो वही है वी एम, नीचे NRT क्यों लगाएंगे, तो फिर वहां पे 1 मोलर का कैसे हो जाएगा। N मोल अगर है वी रियल, वी एम हट जाएगा, सॉरी हाँ ठीक लिखा हुआ है वी, यहाँ पे तो M भी चल रहा है ना साथ में, M का मतलब मोलर 1 मोल का, अब यहां से आपका P वी रियल डिवाइड बाय NRT, जहां पर वी रियल क्या होगा, वी रियल होगा N वॉल्यूम ऑफ N मोल रियल गैस, है ना। तो इस फैक्टर से आप निकाल सकते हो, यहां पे जब नीचे RT है तब यहां पे VM मतलब 1 मोल का है, जब नीचे NRT तब ये वी रियल है, जितनी भी मोल गैस है उसका टोटल वॉल्यूम है, तो ये आपका ये आता है। ठीक, वहीं पे आगे देखिए इसी में ही ऑल्सो बाय वन डर वाल इक्वेशन को हमने रीएडजस्ट करके लिखा है, ऑल्सो बाय वन डर वाल इक्वेशन, ऑल्सो ये चल रहा है, ऑल्सो बाय वन डर वाल इक्वेशन, ऑल्सो बाय वन डर वाल इक्वेशन अगर आप रीएडजस्ट करके लिखें उसे, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है PV बाय RT, आप देख लीजिएगा उसको, है ना, इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT माइनस A अपॉन VRT प्लस AB अपॉन V स्क्वायर RT। ठीक है, ये वही वन डर वाल इक्वेशन हमने रीएडजस्ट करके बनाई है। नाउ इग्नोरिंग हायर टर्म्स ऑफ V, ये वाला पार्ट, क्योंकि A छोटा है काफी, B छोटा है और V अगर काफी बड़ा है, V तो ठीक ठाक बड़ा है ना, तो ये फैक्टर काफी छोटा आएगा, तो आपके पास ये आता है PV बाय RT। ध्यान दीजिएगा जो V है ये V रियल चल रहा है ना, और यहाँ पर ये हमारे पूरा चल रहा है 4 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए देखें कुछ N नहीं आ रहा ना इसमें, 1 मोल गैस के लिए है, तो PV रियल बाय RT इक्वल टू, क्योंकि A छोटा है, B छोटा, छोटे में छोटे मल्टीप्लाई हुआ और छोटा, नीचे V का भी बड़ा, V का स्क्वायर भी बहुत बड़ा है, तो सब छोटा है, तो 1 प्लस के PB बाय RT माइनस A अपॉन VRT, तो ये जो फैक्टर है, ये जो रेशो, यही आपका Z है, तो Z आपका होगा 1 प्लस PB बाय RT माइनस A अपॉन VRT। Z की जो वैल्यू है रियल गैस के लिए 1 में प्लस भी हो सकती है चीज़ और 1 से माइनस भी हो सकती है, डिपेंडिंग क्या है ना। ये अगर आपका है, ये फैक्टर अगर आपका है, तो ये फैक्टर यहाँ पे कब होता है, दिस फैक्टर विल मेक, है ना, दिस फैक्टर
दिस फैक्टर विल मेक z ग्रेटर देन 1। इस फैक्टर की वजह से z एक से बड़ा बन रहा है ना। और ये फैक्टर क्या दिखाता है, इसमें क्या है, b है। b बेसिकली होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल। देखिए अब b को आप कैसे समझोगे। जो b है, कहने के लिए उस गैस के पास 10 लीटर वॉल्यूम है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास 9 है। तो या तो आप इसे समझ लीजिए कि गैस के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम वो कम है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर। या आप इसे ये मान लीजिए कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों बातों का मतलब सेम ही निकलता है ना। कोई कह रहा है कि मुझे उस बस में जाना अच्छा नहीं लगा, कि या तो ये है कि उस बस में ज़्यादा भीड़ थी, है ना, या लोग इतने पास खड़े थे कि मुझे नफरत हो रही थी, पर हटो, ऐसा हो रही थी। दोनों बातों का मतलब वही है। तो या तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल डोमिनेट कर रहा है, या रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। इन दोनों का सेम ही सेंस निकलता है, सेम ही सेंस निकलता है इनका। हाँ, अगर गैस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करें किसी एक फैक्टर पे, जब मॉलिक्यूल टकराने जा रहे थे तब पीछे वाले मॉलिक्यूल उसको रिपेल कर रहे थे, तब कितना प्रेशर दिखाएगी गैस, ज़्यादा दिखाएगी। अगर नॉर्मल आइडियल गैस 1 atm दिखा रही तो 1.1 1.2 दिखाएगा। इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम 10 लीटर की जगह 9 लीटर है, तब गैस कितना प्रेशर दिखाएगी आइडियल के केस से, ज़्यादा है कम? पीक। किसी रियल गैस के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है 10 की बजाय 9 है, क्योंकि 1 लीटर उसने खुद ने ऑक्युपाई कर लिया, तो अवेलेबल वॉल्यूम अगर 10 की जगह 9 है तब प्रेशर ज़्यादा दिखाएगी नॉर्मल के आइडियल से, या ज़्यादा कम? ज़्यादा दिखाएगी। तो ये दोनों बातें सेम ही चीज़ कर रही है ना। या तो आप ये मान लो कि गैस के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो कम हो गया है, या आप ये मान लो कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं। दोनों बातों का लॉजिक एक ही निकलता है। तो कई बार इसे इंटरचेंजेबली यूज करता है। कई बार वो कह देगा कि मॉलिक्यूल में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं इसलिए प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। कई बार वो कह देगा कि गैस के मॉलिक्यूल ने बहुत सारा वॉल्यूम तो खुद ऑक्युपाई कर लिया, तो अवेलेबल वॉल्यूम कम है, और अवेलेबल वॉल्यूम अगर कम है तो P इक्वल टू nRT बाई V अब छोटा हो गया है तो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों बातों का मतलब एक ही निकलता है। तो यहाँ पर दिस फैक्टर विल मेक z ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर z ग्रेटर देन 1 क्यों है? z ग्रेटर 1 that is volume occupied by gas molecules dominates समझ गए? गैस ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल डोमिनेट, मतलब 10 की जगह 9 लीटर वॉल्यूम आ रहा है तो वो अपना काम कर रहा है। या इसी बात को आप मान लीजिए कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल डोमिनेट। ठीक है, तो कायदे में जो A है वो केवल अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाता है। हमने पीछे भी लिखा होगा, A केवल अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाता है, रिपल्सिव फोर्स के लिए नहीं। A अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाता है। A के लिए लिखा होगा इट शोज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। इंट्रैक्शन लिखा है, अट्रैक्टिव लिखा है, अट्रैक्टिव लिखा होगा। हाँ, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव इसमें आ गया, रिपल्सिव B में आया, और इसमें केवल अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि क्या दिखाते हैं। दिस फैक्टर विल मेक, ये फैक्टर क्या करेगा? मेक z लेस देन 1, क्योंकि दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव कहाँ चल रहा है, फोर्स बिटवीन molecule will dominate ठीक है, will dominate at
लो वॉल्यूम और हाई प्रेशर, एट लो वॉल्यूम और हाई प्रेशर, डोमिनेट एट लो और मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, ये तो रियल गैस के लिए जो जेड की वैल्यू है, रियल गैस के लिए जो जेड की वैल्यू है वो जब आपका प्रेशर लो या मॉडरेट होगा, है ना, 15 एटीएम, 20 एटीएम, 25 एटीएम, ये लो या मॉडरेट प्रेशर है, तब जो जेड की वैल्यू है, ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा, तब जेड की वैल्यू 1 से कम आएगी, जेड की वैल्यू 1 से कम आएगी, है ना। वहीं अगर प्रेशर ज़्यादा है, बहुत कम वॉल्यूम आप ले आए हो, तो ये वाला फैक्टर नहीं, फिर ये वाला फैक्टर, तब जेड की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो जो रियल गैस है वो मोर कंप्रेसिबिलिटी भी दिखा सकती है या फिर लेस कंप्रेसिबिलिटी भी दिखा सकती है। आइडियल गैस को आपने बोला कि तेरा अभी प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, प्रेशर 2P किया तो वो कहेगी बाबूजी मैं अभी 0.5 भी दिखाऊंगी। लेकिन रियल गैस 0.5 की बजाय 0.6 भी दिखा सकती है, 0.5 से ज़्यादा है, 0.4 भी दिखा सकती है, 0.5 से कम, दोनों बिहेवियर वो दिखा सकती है, बशर्ते कि आप किस प्रेशर वॉल्यूम पे उसको नापना चाह रहे हो। हेडिंग डालिए कंप्रेसिबिलिटी, वो जेड एट डिफरेंट प्रेशर। जेड एट डिफरेंट प्रेशर। तो ये सिनेरियो से हम स्टार्ट करेंगे। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। पहला है वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। अगर वेरी लो प्रेशर है और आपने P से 2P किया तो वॉल्यूम कितना होगा? अगर आपने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितना दिखाएगी? अगर वेरी लो प्रेशर है, P की वैल्यू, P अगर बहुत कम है, 1 एटीएम, 0.1 एटीएम, तो 0.1 एटीएम से अगर आपने 0.2 किया तो वॉल्यूम कितना दिखाएगी? 1 लीटर से कितना दिखाएगी? अगर वेरी लो प्रेशर है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही होगी, हाँ, तो वो एग्जैक्ट कितना दिखाएगी आपकी? हाँ, तो गैस जो है अगर आपने प्रेशर P से 2P किया, है ना, तो ये एग्जैक्ट 0.5 V में कन्फाइन हो जाएगी, अपने आप को एग्जैक्ट 1 लीटर से आधा लीटर में करने लगी, है ना। अगर मॉडरेट प्रेशर P की जो वैल्यू है वो अगर मान लो ऐसी है 50 एटीएम, 100 एटीएम, 50 या 100 एटीएम गैस के लिए नॉर्मल मॉडरेट प्रेशर है। हम तुम नहीं है कि हम पे 100 एटीएम है तो बहुत हो गया, गैस के लिए 100 एटीएम मॉडरेट प्रेशर है। एट मॉडरेट प्रेशर, अगर मॉडरेट प्रेशर है, P की वैल्यू 100 एटीएम थी, 100 से आप 200 एटीएम करते हो तो गैस क्या दिखाएगी? एक रियल गैस, बताइए। मॉडरेट प्रेशर है तो वॉल्यूम आपका मॉडरेट है। वॉल्यूम अगर मॉडरेट है तो गैस के मॉलिक्यूल में कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। तो गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहे हैं, तो जब आप गैस को दबाते हो तो मॉलिक्यूल और पास आते हैं और वे पास में आना चाह रहे हैं, तो गैस बोलेगी कि मैं तो 0.5 से और भी कम 0.4 में कन्फाइन हो जाऊंगी क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है इसमें, है ना। तो गैस अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? गैस आपकी 0.5 की बजाय आपकी और कम वॉल्यूम में, मतलब 0.4 V में कन्फाइन हो जाएगी 2P पर, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एट हाई प्रेशर, है ना, आपका जो प्रेशर है वो हाई है, हाई प्रेशर। मान लो आपको 500 एटीएम है, 1000 एटीएम के आसपास जाने लगो, 500 एटीएम से आप 1000 करो, तब गैस इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक तरीके से वो हो चुकी होगी कि अब या तो आप ये मान लीजिए रिपल्सिव और डोमिनेट करने लगे, या आपने इतना कम वॉल्यूम कर दिया है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल में एक डोमिनेटिंग फैक्टर नजर आ रहा है ना। तो ऐसे केस में अगर आप P से 2P करते हो तो वॉल्यूम कितना हो पाएगा, वॉल्यूम कितना हो पाएगा बताइए। अब जो है 0.5 से बड़ा होएगा, तो मान लीजिए कि वो कितना हो गया आपका 0.6V तक गया, ये आपने 2P किया, है ना। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझ चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल आप तीसरे पन्ने पे लिखिएगा, ये दोनों पन्ने रिजर्व है, तीसरे पन्ने पे लिखिएगा, या फिर इसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर अगले पन्ने पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए थ्रू देखिए, है ना। मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल के थ्रू, ये गैस का एग्जाम्पल नहीं ले रहा मैं, है ना। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है ये कुछ प्रेशर है P, प्रेशर ये P है, और इसमें 1000 लीटर है ये, है ना, ये 1000 लीटर वॉल्यूम है, उसमें से कुछ पानी पड़ा हुआ है। ये पानी सिंबॉलिक है कि गैस के मॉलिक्यूल के जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो उसके लिए हमने रखा है। गैस के मॉलिक्यूल खुद वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसके लिए सिंबॉलिकली मैंने उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है, 1 लीटर वाटर है इसमें, 1 लीटर पानी है ना। अब अगर आप यहाँ पर इसका प्रेशर जो है वो P से 2P करते हो, अगर आप यहाँ पर प्रेशर P से 2P करते हो, तो गैस को क्या ये 1 लीटर पानी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1 लीटर पानी यहाँ पर है, 1 लीटर वाटर है, वाटर क्योंकि कंप्रेस नहीं हो रहा तो 1 लीटर वाटर यहाँ पर है। तो अगर आप देखो तो अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, अवेलेबल वॉल्यूम आपका होगा 999, तो अवेलेबल था उसके लिए, उसमें फिर 2 से डिवाइड लगा और प्लस के उसमें, है ना, 9992 तो और प्लस के 1, ठीक है, और ये लगभग 500 लीटर के आसपास दिखाएगा। ये वॉल्यूम 999 उसका आधा हुआ, तो उसके आधा तो ये रहा, और 1 लीटर ये है, तो ये इतना वॉल्यूम दिखाएगा जो लगभग 500 के आसपास है। मॉडरेट केस में आ गया। हाँ, तोड़ना चाहिए मुझे, तो डंडा दो, ऐसे बालकों को मैं ऐसे सुधार दूंगा, 1 साल बाद बिल्कुल सुधर के निकलेंगे। ये सब जो बहुत बॉन्ड बनते हैं बालक। अगला केस देखिए, या तो पढ़ के निकलेगा या तो IIT में निकलेगा, वरना ऐसे भागेगा। माँ बाप को चाहिए हमारा बेटा IIT में भी चले जाए और बालक को हाथ भी मत लगाओ। बालक ऐसे हैं आजकल के कि उन्हें पीटा जाए तब वे जो है तब वे बिल्कुल सही शांत जैसे होने चाहिए जैसे हम पढ़ते थे। हम तो नजर आंखों से ही डर जाते थे। टीचर ने अगर यहाँ पर देखा कि भाई नहीं, तो हम तो शर्म से ही डर जाते थे कि भाई ऐसा नहीं करना है, ये बदतमीज है। एट हाई प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर पर देखिए, मान लीजिए हाई प्रेशर है, इसका मतलब क्या है, आपका वॉल्यूम पहले से ही कम हो चुका है ना। तो मान लीजिए आपका ये प्रेशर है, यहाँ पर P है, प्रेशर P है, यहाँ पर आपका अगेन 1 लीटर जो है पानी है यहाँ पर, और कुल जो वॉल्यूम है वो आपका 4 लीटर है। आपका जो प्रेशर हाई है तो इसका मतलब अब वॉल्यूम कम हो गया है, तो यहाँ पे 4 लीटर है। तो वो कहता है कि ये जो 1 लीटर वाटर करने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ना, अब वो इसे परेशान करेगा। पहले केस में तो कोई परेशान नहीं कर रहा था। आपके पास हजारों बीघे जमीन पड़ी है और किसी ने जो है थोड़ी मेंढ काट ली, आपकी खेत चला, मतलब कि ट्रैक्टर चलाते थे हम, थोड़ी सी मेंढ आपने की काट ली, अपने खेत में ले ली, तो आप टेंशन लोगे? नहीं, बीघों में जमीन पड़ी है यार, कौन से जाके दिमाग मारे। लेकिन अगर आपका 100 गज का प्लॉट है और किसी ने 9 इंची की दीवार आपकी ज़मीन में बना दी, तो आपसे जान मार लोगे, है ना,
भाई हटा इसे, वरना यहाँ पे कत्लेआम चलेगा। तो अगर वॉल्यूम पहले से 4 लीटर, उसमें से 1 लीटर इसने ऑक्यूपाई कर रखा, ये सिंबॉलिक वॉल्यूम है जो गैस खुद ऑक्यूपाई कर रही है। और अब आप इसका प्रेशर डबल करते हो, है ना। अब आप बोलते हो कि मैं जो है तेरा प्रेशर जो है मैं डबल करूंगा। तो अब इसके लिए अवेलेबल वॉल्यूम 4 लीटर नहीं है, 3 लीटर है। तो वो 3 लीटर के अकॉर्डिंग अपना आधा करेगी, है ना। क्या करेगी वो? 3 लीटर के जो अकॉर्डिंग है, 3 लीटर अवेलेबल है ना उसके लिए, तो 3 लीटर के अकॉर्डिंग जो था उसको तो आधा करेगी। और 1 लीटर पहले से उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो कितना वॉल्यूम मुझे दिखाएगी? कितना हो गया? 2.5 हो गया ना, 2.5 हो गया, जो कि नेचुरल वाले से 2 से ज्यादा है ना। जो कि विच इज ग्रेटर देन 2 लीटर, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था, है ना। तो ये जो वॉल्यूम है ये तब हमें परेशान करता है जब हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम ही कम हो, है ना। और अगर हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम ज्यादा है तब हम इसकी टेंशन नहीं लेते, समझे। डेली प्रेशर को देख के हमें अवेलेबल वॉल्यूम पे पहले ध्यान देना है कि वहां पे हमें फर्क पड़ भी रहा है। नहीं, इस चीज में मैंने क्या समझा, इस चीज में मैंने ये समझाया कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल है, जिसको मैंने सिंबॉलिकली 1 लीटर पानी से लिया था, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आपका वॉल्यूम काफी पहले से ही कम हो चुका हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि प्रेशर पहले से ही ज्यादा हो। प्रेशर पहले से ही ज्यादा हो तो ये वॉल्यूम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब आप प्रेशर को डबल करते हो तो गैस जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं दब पाती। 2 लीटर आप एक्सपेक्ट करो, 2 लीटर नहीं दब पाई, क्योंकि 1 लीटर तो भाई उसके पास है ही नहीं, वो तो बचे हुए वॉल्यूम के अंदर अपना कंप्रेशन दिखा रही है। तो यहां पर इसीलिए ये 2.6 भी तक ही जा पाई, क्योंकि उतना वॉल्यूम उसके पास था ही नहीं, बहुत सारा तो उसने खुद नहीं ऑक्यूपाई कर रखा था। ठीक है, तो इसको तुम तीसरे पन्ने पे ही बनाओ, यहां पे फिर हम ये लिखेंगे इस पे क्या कंडीशन है। ठीक है।